अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल मैथमेटिक्स बलारा पंजवानी। एप्टीट्यूड मैथमेटिक्स की सीरीज कंटिन्यू करेंगे। लास्ट हमने कॉम्प्लेक्स नंबर के क्वेश्चंस को गो थ्रू करके उसी टॉपिक को वाइंड अप किया था। आज हम स्टार्ट करेंगे मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट का चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। और बहुत इंपॉर्टेंट है लेक्चर को गो थ्रू करना अच्छे तरीके से, ताकि आप एमसीक्यू सॉल्व कर सकें इंशाल्लाह। पर जैसे ये लेक्चर कंप्लीट हो जाएगा, इसकी बेसिक टॉपिक सारे कंप्लीट हो जाएंगे, फिर हम एमसीक्यूज पे मूव ऑन करेंगे। और जो एमसीक्यूज होते हैं बेसिकली वो डिफरेंट यूनिवर्सिटी के पास पेपर से भी होते हैं और बड़े कंप्रेस करके इसको बनाए हुए होते हैं, ताकि आपको अंदाज़ा हो कि किस किस तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लेकिन ऑब्वियस सी बात है, आपका कॉन्सेप्ट अगर क्लियर होगा, लेक्चर वाइज अगर कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, तो ही आप एमसीक्यूज किसी भी तरीके से आपसे पूछे जाए आप सॉल्व कर सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं, स्टार्ट करते हैं डिटरमिनेंट एंड मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट। सबसे पहले छोटी सी हिस्ट्री, थोड़ी बहुत वैसे इसके बहुत रेयर चांस होते हैं आने के, बहुत ज़्यादा रेयर चांस होते हैं कि ऐसी कोई चीज़ें आपके पास पूछी जाए, लेकिन फिर भी छोटी सी हिस्ट्री। जैसे जेम्स सेलेंस वेस्टर जो है हमारे पास है, वो उसने यूज़ किया सबसे पहले वर्ड मैटर्स का, ठीक है। आर्थर गैलरी है जो उसने लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन यूज़ की। ये थोड़ी थोड़ी उन्होंने जो मैट्रिसेस के अंदर काम किया है, उनकी जो कंट्रीब्यूशन है मैट्रिसेस के अंदर, वो यहाँ पर मेंशन है। सेकिकोवा जो है कॉन्सेप्ट ऑफ डिटर्मिनेंट उसने इंट्रोड्यूस कराया। गॉडफ्री विलियम लेबनाइज उसने इन्वेंशन ऑफ डिटर्मिनेंट किया करवाया, डिटर्मिनेंट उसने इन्वेंट किया। जनरल क्रैमर्स है यूज डिटर्मिनेंट फॉर सॉल्विंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, क्रैमर्स रूल जिसको हम कहते हैं। तो बेसिकली ये सारी कुछ कंट्रीब्यूशंस है कुछ साइंटिस्ट की। तो इसको गो थ्रू कर लें, एक बार पढ़ लें, मतलब इसके चांसेस बहुत कम है, लेकिन फिर भी सिर्फ गो थ्रू करना है। आगे बढ़ते हैं, स्टार्ट करते हैं मैट्रिसेस। मैट्रिसेस इज अ स्पेसिफिक टाइप ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ एरे ऑफ रियल नंबर। बेसिकली मैट्रिक्स क्या होता है, एक एरे की फॉर्म में होता है जिस जो रिप्रेजेंट करता है एलिमेंट्स को, ठीक है। कोई भी रियल नंबर को कह सकते हैं रिप्रेजेंट करता है। इसको दो तरीके से लिखा जाता है, एक बेसिकली रेक्टेंगुलर फॉर्म में होता है और इसके अंदर जो होते हैं वो कहलाते हैं एलिमेंट्स, और दूसरा एक राउंड फॉर्म में होता है, ठीक है। ये दोनों मैट्रिसेस ही हैं, दोनों को रिप्रेजेंट करने का डिफरेंट, एक राउंड फॉर्म में है, एक रेक्टेंगुलर फॉर्म में, दोनों ही मैट्रिसेस हैं, ठीक है। ये हमारे पास कहलाता है मैट्रिक्स, जिसको हम एक एज एरे कहते हैं, और जिसके अंदर कोई ना कोई एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है। कोई भी रियल नंबर के एलिमेंट है। ऑर्डर ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि अगर ये कॉन्सेप्ट यहाँ क्लियर नहीं हुआ तो आगे बड़ा मुश्किल हो जाएगा आप समझना। बेसिकली जो मैट्रिक्स है उसका कोई ना कोई ऑर्डर होता है। अब द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ रॉज और नंबर ऑफ कॉलम। अब जो ऑर्डर होता है वो डिफाइन करता है नंबर ऑफ रॉज और कॉलम। बेसिकली ऑर्डर हमें ये बताता है कि एक मैट्रिक्स के अंदर कितनी रॉज है कितने कॉलम है। अगर आपको रॉ और कॉलम का कॉन्सेप्ट नहीं पता तो वो देख लें। ये हमारे पास जो ये कहलाती है रॉ, ठीक है। और ये जो है ये हमारे पास कॉलम, ये हमारे पास कॉलम है और ये हमारे पास रॉ है, ठीक है। सबसे पहले ये कॉन्सेप्ट क्लियर करना। अब किसी भी मैट्रिक्स का रॉ और कॉलम किस तरीके से फाइंड आउट करते हैं, याद रखें, इसको पढ़ा जाता है रॉ बाय कॉलम, ठीक है। इसको पढ़ते हैं रॉ बाय कॉलम। इसको लिखने का तरीका क्या है, अब इस सवाल में देख लेते हैं। अगर आप इसके अंदर देखें तो हमारे पास दो रॉज हैं और दो कॉलम है, ठीक है। तो सबसे पहले हमेशा रॉ लिखी जाती है, तो दो रॉज है, टू लिख दिया, और कॉलम कितने हैं वो भी टू है, और बीच में ये मल्टीप्लाई वाला साइन। मल्टीप्लाई करना नहीं होता, इसको इसी तरीके से हम छोड़ देते हैं। इसको पढ़ते हैं 2/2, सही है। साइज ऑफ मैट्रिक्स, ऑर्डर को हम कहते हैं साइज ऑफ मैट्रिक्स भी कहा जाता है। साइज ऑफ मैट्रिक्स या ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स 2/2। एक और देख लेते हैं, फॉर एग्जांपल है हमारे पास 1 2, ठीक है। अब इसका ऑर्डर क्या होगा, हमारे पास यहाँ पर दो रॉज हैं और एक कॉलम है, तो इसको लिखेंगे 2/1, ठीक है। तो ये होता है हमारे पास सिंपल ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स या साइज ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है। अब आते हैं हम टाइप्स के ऊपर। डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होते हैं जिसकी रॉ और कॉलम बराबर हो। डेफिनेशन रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, अपनी वर्डिंग में इसको लिख दे, मैं भी अपनी वर्डिंग में आपको बता रहा हूँ। स्क्वायर मैट्रिक्स वो होते हैं जिसकी रॉ और कॉलम बराबर होता है। एम इज इक्वल टू एन। यहाँ पर एम को रॉ से रिप्रेजेंट मतलब जो एम है बेसिकली वो रॉ रिप्रेजेंट कर रहा है, और एन जो है वो कॉलम को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। जिसकी रॉ और कॉलम बराबर हो वो कहलाता है हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स। तो एम इज इक्वल टू एन। सेकेंड आता है रेक्टेंगुलर, जिसकी रॉ और कॉलम बराबर नहीं होते उसको हम कहते हैं रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, याद रखिएगा। इसकी रॉ और कॉलम बराबर नहीं होते वो कहलाता है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। दो चीज़ें हो गई। रॉ मैट्रिक्स पे आ जाए। ऐसा मैट्रिक्स जिसकी एक रॉ, जैसे फॉर एग्जाम्पल 1 × अगर कोई मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर है 1 × मतलब रॉ 1 है और जो कॉलम है वो n है। n का मतलब हमें नहीं पता कितने हैं, एक से ज़्यादा है, सही है। तो ऐसा मैट्रिक्स जिसकी
एक रॉ हो उसको हम कहते हैं रॉ मैट्रिक्स, और ऐसा मैट्रिक्स जिसके एक कॉलम हो उसको हम कहते हैं कॉलम मैट्रिक्स। बस सिंपल सी डेफिनेशन है। ऐसा मैट्रिक्स जिसकी एक रॉ हो वो रॉ मैट्रिक्स कहलाता है, ऐसा कॉलम जिसकी एक कॉलम हो वो कॉलम मैट्रिक्स कहलाता है। तो हमारे पास स्क्वायर हो गया, रेक्टेंगल हो गया, रॉ हो गया और कॉलम हो गया टाइप्स के अंदर। अब आते हैं हम नल नल मैट्रिक्स सिंपल, जिसकी सारी वैल्यू जीरो हो इसको हम नल मैट्रिक्स कहते हैं, या एम्प्टी मैट्रिक्स भी कह सकते हैं। तो ये सारे एलिमेंट जीरो हो तो वो नल या एम्प्टी एलिमेंट्स भी कह सकते हैं, ठीक है। ये वो कहलाता है हमारे पास नल या एम्प्टी एलिमेंट, ठीक है। इंपॉर्टेंट हमारे पास अब जो आता है वो है डायगोनल, स्केलर और यूनिट। डायगोनल बेसिकली इसको रिप्रेजेंट इस तरीके से करेंगे। अब ये बेसिकली मेरा डायगोनल है। डायगोनल मैट्रिक्स उसको कहते हैं जिसके अंदर डायगोनल के अंदर एक वैल्यू भी एटलीस्ट कम से कम हो और बाकी सब जीरो हो तो उसको डायगोनल कहते हैं। अगर इस तरीके से भी लिखा हुआ है फॉर एग्जांपल, तो ये डायगोनल तो बन रहा है हमारे पास, और डायगोनल के अंदर एक वैल्यू भी होना ज़रूरी है, बाकी सब भी ज़ीरो हो तो वो डायगोनल मैट्रिक्स कहलाता है, ठीक है। स्केलर देख लें। अब ये देखें, स्केलर बेसिकली डायगोनल का ही एक तरीके से पार्ट है, ठीक है। ऐसा मैट्रिक्स जिसके डायगोनल की वैल्यू सेम हो, ये दोनों 3 3 लिखेंगे, ठीक है। ऐसा मैट्रिक्स जिसकी डायगोनल की वैल्यू इक्वल हो, सेम हो, वो कहलाता है स्केलर मैट्रिक्स, याद रखिएगा। लेकिन इसके अंदर इंपॉर्टेंट ये वन के अलावा, मतलब वन के अलावा कोई भी नंबर सेम नंबर आ जाता है डायगोनल के अंदर तो वो कहलाता है स्केलर मैट्रिक्स, ठीक है। यूनिट मैट्रिक्स पे आते हैं। यूनिट मैट्रिक्स इसको हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी कहते हैं। आइडेंटिटी मैट्रिक्स इसको रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल आई से, ये बात याद रखिएगा। ऐसा मैट्रिक्स जिसके डायगोनल में वन हो वो कहलाता है यूनिट मैट्रिक्स या आइडेंटिटी, ठीक है। चाहे वो कोई भी ऑर्डर का मैट्रिक्स हो वो कहलाता है हमारे पास, ये देखिए डायगोनल में वन है तो ये कहलाता है आइडेंटिटी या यूनिट मैट्रिक्स, ठीक है। ये हो गया डायगोनल। बेसिकली क्या होता है, इस पर डिफरेंट वैल्यू डायगोनल के अंदर एटलीस्ट वन वैल्यू होना जरूरी है। स्केलर जिसके डायगोनल में सेम वैल्यूज हो, यूनिट या आइडेंटिटी जिसके डायगोनल में वन हो, ठीक है, वो कहलाता है हमारे पास यूनिट या आइडेंटिटी। अब ये सारी चीज़ें जो अगर आप नोट करें ये सब कनेक्ट करती है स्क्वायर मैट्रिक्स से। अगर ये स्क्वायर मैट्रिक्स होंगे तब ही डायगोनल, स्केलर, यूनिट या आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन सकते हैं, वरना नहीं बन सकते, ठीक है। इनकी रॉ और कॉलम बराबर होना ज़रूरी है, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर मैं इस तरीके से लिख दूं, तो ये मेरे पास यूनिटी आइडेंटिटी मैट्रिक्स नहीं कहलाएगा क्योंकि डायगोनली कंप्लीट नहीं हो रहा, रॉ और कॉलम बराबर ही नहीं है। रॉ और कॉलम बराबर होंगे तभी वो यूनिटी आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनेगा, ये बात याद रखिएगा, ठीक है। ये हो गई टाइप्स कंप्लीट। अब आते हैं क्लासिफिकेशन के ऊपर। बड़ी इंपॉर्टेंट क्लासिफिकेशन है, यहाँ पर कुछ चीज़ें लिखी भी नहीं है मेंशन, वो मैं आपको समझा देता हूँ, जैसे कि इसको छोड़ दें। सबसे पहले आता है सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इसकी कंडीशन होती है हमारे पास ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए। अब ट्रांसपोज क्या होता है, ट्रांसपोज आई थिंक पीछे में आई थिंक मेरे पास मिस हो गया टॉपिक, मैं आपको पढ़ा देता हूँ। ट्रांसपोज बेसिकली क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल एक ए मैट्रिक्स है जिसकी वैल्यू है 1 2 0 5 फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। सवाल आया ए ट्रांसपोज फाइंड आउट, ए के ऊपर टी लगा हुआ है तो इसका मतलब है आपने इसका ट्रांसपोज निकालना है। तो ट्रांसपोज बेसिकली क्या करता है, रॉस को कॉलम में और कॉलम को रॉस में चेंज कर देता है। अब यहाँ पर रॉ क्या 1 और 2 ये चेंज हो गई कॉलम में, और नीचे रॉ क्या 0 5 ये चेंज हो गई कॉलम में। तो ट्रांसपोज बेसिकली क्या करते हैं, रॉस को कॉलम में चेंज कर देता है या कॉलम को रॉस में चेंज कर देता है, तो ये कहलाता है ट्रांसपोज, ठीक है। अब सिमेट्रिक मैट्रिक्स बेसिकली क्या कह रहा है मैं, कि अगर मैंने ए के ऊपर ट्रांसपोज अप्लाई किया और वापस ए ही मैट्रिक्स आ जाए, सही है, मतलब एक ए मैट्रिक्स है उस पर ट्रांसपोज अप्लाई किया और वापस ए ही मैट्रिक्स आ गया, कोई चेंज नहीं आया ट्रांसपोज, तो वो कहलाता है सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये कंडीशन याद रखना बहुत ज़रूरी है, इसका नाम याद होना बहुत ज़रूरी है। तो ये कहलाता है सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सेकंड होता है स्क्यू सिमेट्रिक और एंटी सिमेट्रिक। ये क्या कहता है, ए ट्रांसपोज अप्लाई किया और माइनस ए बराबर आ गया तो हम इसको कहते हैं, मतलब माइनस ए मतलब ए या मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। मैंने एक मैट्रिक्स है उस पर ट्रांसपोज अप्लाई किया और वो बराबर आ गया माइनस ए के, मतलब माइनस उस मैट्रिक्स के बराबर आ गया, तो ये कहलाता है स्क्यू या एंटी सिमेट्रिक। बेसिकली फॉर एग्जांपल अगर कोई एक मैट्रिक्स ए है मेरे पास, ठीक है, मैंने उसका ट्रांसपोज निकाला
और वो इक्वल नहीं आया ए के, अगर ए के इक्वल आ जाता तो वो क्या हो जाता, सिमेट्रिक हो जाता। इक्वल नहीं आया तो उस ए ट्रांसपोज की वैल्यूज में से मैं क्या करूँगा, माइनस कॉमन ले लूँगा। जब माइनस कॉमन ले लिया और फिर वो ए के इक्वल आ गया तो वो कहलाता है स्क्यू सिमेट्रिक या एंटी सिमेट्रिक। ये इसका कॉन्सेप्ट है, ठीक है। अगला आता है मेरे पास हर्मेशियन मैट्रिक्स। ये बेसिकली क्या होता है, कहता है ए कॉन्जुगेट ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए। कॉन्जुगेट आप लोगों ने कॉम्प्लेक्स में पढ़ा हुआ है। कॉन्जुगेट बेसिकली क्या करता है, इमेजिनरी पार्ट की साइन चेंज करता है, तो इसमें वैल्यूज भी इसी फॉर्म में गिवन होती है, कॉम्प्लेक्स फॉर्म में गिवन होती है। तो ए के ऊपर कॉन्जुगेट मतलब ए मैट्रिक्स से पहले कॉन्जुगेट अप्लाई करें और उसका ट्रांसपोज ले। अगर वो ए के बराबर आ गया तो वो हर्मिशियन मैट्रिक्स कहलाएगा, ठीक है। सेकंड वाला क्या है, ए के ऊपर कॉन्जुगेट फिर ट्रांसपोज और इज इक्वल टू माइनस ए, तो ये कहलाएगा हमारे पास स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स, ठीक है। ये छोटा सा इसका कॉन्सेप्ट है। अपर ट्राइंगल पे आए थे। अपर ट्राइंगल क्या होता है, एक मैट्रिक्स बना रहा हूं मैं, ऐसा मैट्रिक्स जिसके डायगोनल मेन डायगोनल के नीचे वाली वैल्यू जीरो हो वो कहलाता है अपर ट्राइंगल। ऐसा मैट्रिक्स जिसके मेन डायगोनल के नीचे वाली बिलो बिलो द मेन डायगोनल all the values are zero, so it is called upper triangle। इसकी एक और पहचान ये है कि आपने ये नंबर्स को मिला दिया, फॉर एग्जांपल मैंने ये नंबर्स को सारे, तो अगर जीरोस मतलब आप देखें ये ट्राइंगल बन रहा है, ट्राइंगल के नीचे की अगर वैल्यू जीरो है तो वो कहलाता है अपर ट्राइंगल। इसकी कंडीशन बनती है ए आई जे इज इक्वल टू जीरो। आई जे यहाँ पर रॉ और कॉलम को रिप्रेजेंट करते हैं एंड आई इज बिगर देन जे। ये कंडीशन कहलाती है अपर ट्राइंगल की। ये पूछी जा सकती है आपसे कि इसमें रॉ बड़ा होता है कॉलम से, ठीक है। तो ये हमारे पास था अपर ट्राइंगल। लोअर ट्राइंगल क्या होता है, मेन डायगोनल के ऊपर जीरो, ये जो मेन डायगोनल है इसके ऊपर वाली वैल्यूज अगर जीरो है तो वो कहलाता है लोअर ट्राइंगल, ठीक है। ये कहलाता है हमारे पास लोअर ट्राइंगल। और अगर आप देखें तो ये ट्राइंगल नीचे की साइड पे बन रहा है, मतलब इस ट्राइंगल के नीचे, जीरो के नीचे ट्राइंगल बन रहा है, तो ये कहलाता है लोअर ट्राइंगल। इसकी कंडीशन क्या होती है, ए आई जे इज इक्वल टू जीरो एंड आई इज लेसर देन जे, ठीक है। तो ये हो गया हमारा अपर एंड लोअर ट्राइंगल। ट्राइंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है, सिंपल है, अगर कोई मैट्रिक्स लोअर या अपर ट्राइंगल है तो उसको हम कहते हैं ट्राइंगुलर मैट्रिक्स। कोई भी मैट्रिक्स लोअर या अपर ट्राइंगुलर होगा तो उसको हम कहेंगे ट्राइंगुलर मैट्रिक्स, सिंपल, ठीक है। अब आते हैं हम पीरियोडिक के ऊपर। पीरियोडिक मैट्रिक्स की कंडीशन क्या होती है, पीरियोडिक मैट्रिक्स की कंडीशन होती है हमारे पास ए की पावर के प्लस वन इज इक्वल टू ए, ये इसकी कंडीशन होती है, ठीक है। अब इसको कैसे करते हैं, बेसिकली के की जगह हम कोई भी वैल्यू पुट करते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल वन पुट कर दी तो ये क्या हो जाएगा, वन प्लस वन टू हो जाएगा। तो ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए। अगर किसी मैट्रिक्स का स्क्वायर मैंने लिया और वो ए के बराबर आ गया, किसी मैट्रिक्स का स्क्वायर कैसे लेते हैं, उसी मैट्रिक्स को आपस में मल्टीप्लाई करा देंगे। जैसे टू का स्क्वायर किया तो टू टू ज़ा फोर, तो इसी दोनों मैट्रिक्स को आपस में मल्टीप्लाई करा दूंगा तो उसका स्क्वायर आ जाएगा। अगर ए का स्क्वायर अप्लाई किया और वापस ए आ गया तो ये कहलाएगा हमारे पास बेसिकली, तो ये बेसिकली कंडीशन हमारी वेरीफाइड हो जाएगी। और इसका जो पीरियड होगा, पीरियोडिक मैट्रिक्स के हम पीरियड देखते हैं, वो होगा वन। कैसे पता चला पीरियोडिक का पीरियड वन है, कि के की जगह मैंने यहाँ पर वन पुट किया था, इसलिए मेरे पास का पीरियड हो गया वन। अगर के की जगह फॉर एग्जाम्पल मैंने टू पुट किया होता तो ये बनता टू प्लस वन, होता है ए का क्यूब इज इक्वल टू ए। मतलब अगर मैंने एक मैट्रिक्स का क्यूब अप्लाई किया और वो ए के बराबर आ गया, ठीक है, तो इसका पीरियड होगा टू, ठीक है। जो भी के की वैल्यू पुट करने से कंडीशन मैच करेगी वो उसका पीरियड कहलाता है, सिंपल वर्डिंग, सही है। नेक्स्ट आते हैं आइडम पोटेंट। आइडम पोटेंट में हमारे पास क्या होता है, बड़ा सिंपल सा। आइडम पोटेंट में ये होता है कि ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए। ए स्क्वायर अगर ए के बराबर है, ये सारी चीज़ें नोट डाउन ज़रूर करें आप, तो वो आइडम पोटेंट मैट्रिक्स कहलाता है, बस सिंपल इज दैट। अच्छा जी, लास्ट टू हमारे पास है निल पोटेंट। हमारे पास ये होता है कि अगर a की पावर p इज इक्वल टू जीरो, ए की पावर p इज इक्वल टू जीरो, p की जगह हम कोई भी नंबर रख सकते हैं, p की जगह टू रख सकते हैं, थ्री रख सकते हैं, फोर।
जिस भी नंबर रखने से हमारा जीरो आ जाएगा मैट्रिक्स, वो हमारे पास इंडेक्स है। फॉर एग्जांपल मैंने एक पी की पावर 3 रखी और उससे आपका मैट्रिक्स जीरो हो गया, ठीक है, मतलब क्यूब अप्लाई किया मैंने उस मैट्रिक्स को, जीरो हो गया, तो इसका इंडेक्स कहलाएगा 3। ठीक है, सिंपल। जो भी पी की वैल्यू पुट करेंगे वो उसका इंडेक्स होगा। जैसे हमने पीरियोडिक में देखा के की जगह पुट कर दो पीरियड था, यहाँ पर पी की जगह जो पुट करेंगे वो उसका इंडेक्स कहलाएगा। अच्छा, लास्ट है इनवॉलेंट्री। अच्छा, इसकी स्पेलिंग गलत है, एंड में वाई है, आर वाई। इनवॉलेंट्री हमारे पास बेसिकली क्या होता है, ए का स्क्वायर इज इक्वल टू आई। आई का मतलब मैंने बताया था आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। इसके डायगोनल में 1 होता है, बाकी सब 0। अगर मैंने ए का स्क्वायर अप्लाई किया और वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन गया तो वो कहलाता है इनवॉलेंट्री मैट्रिक्स। ठीक है, तो आई होप ये क्लियर है आप लोगों को चीज़ें। आगे मूव करते हैं। अच्छा, एडिशन और सब्ट्रैक्शन। इन एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स ऑर्डर ऑफ बोथ मैट्रिक्स शुड बी सेम। एडिशन सब्ट्रैक्शन के अंदर इंपॉर्टेंट होता है कि दोनों मैट्रिक्स के ऑर्डर सेम हो। ठीक है, अगर सेम नहीं होंगे तो आप एडिशन सब्ट्रैक्शन नहीं कर सकते और आप आंसर लिखेंगे नॉट पॉसिबल। ये बात याद रखिए, अगर दोनों मैट्रिक्स के ऑर्डर सेम नहीं है तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन पॉसिबल नहीं है, उसमें लिखा जाता है नॉट पॉसिबल। अगर ऐसा सवाल आता है तो आप नॉट पॉसिबल के ऑप्शन पर टिक करेंगे। ठीक है, शुरू में कहा था ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स बड़ा इंपॉर्टेंट है, तो यहाँ पर देखिए इसका काम आ गया। अब एडिशन कैसे, एडिशन और सब्ट्रैक्शन कैसे, दोनों का सेम ही प्रोसेस है। ठीक है, 2 5 प्लस 3 2 1 5। तो एडिशन करके दिखा रहा हूँ, सब्ट्रैक्शन भी यही रूल है। तो बेसिकली करस्पॉन्डिंग वैल्यू से ऐड हो, करस्पॉन्डिंग वैल्यूज आपस में ऐड होती हैं। इसका क्या मतलब, ये फर्स्ट वैल्यू फर्स्ट मैट्रिक्स की, तो ये इसकी फर्स्ट वैल्यू से प्लस होगा, बीच में प्लस है इसलिए 2 + 3। ये सेकंड वैल्यू इससे हो गई 5 + 2। ये थर्ड है -1 और 1, तो -1 + 1, इसको माइनस का ले रहा हूँ, 4 प्लस और -5। सिंपल हम ऐड कर देंगे, 2 + 5 हो गया, ये 7 हो गया, -1 + 1 0 हो गया, और 4 -5 तो माइनस का 1 हो गया। तो ये हो गया हमारा आंसर, डन। इसी तरीके सब्ट्रैक्शन भी यही रूल है, दोनों के ऑर्डर। अच्छा, मेन तो ऑर्डर था, देखिए इसका ऑर्डर 2/2 था, इसका ऑर्डर भी 2/2 है, दोनों के ऑर्डर सेम है तभी एडिशन पॉसिबल है, वरना एडिशन पॉसिबल नहीं हो सकता। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल हम ले लें 1 3 2 और 4 1, और इसको ऐड या सब्ट्रैक्ट कराना चाहें 2 1 से, तो इन दोनों के ऑर्डर सेम नहीं है, 2/2 है और ये 2/1 है, तो इसका आंसर आ जाएगा नॉट पॉसिबल, बिकॉज ऑर्डर आर नॉट इक्वल। ऑर्डर इक्वल होंगे तभी एडिशन सब्ट्रैक्शन पॉसिबल है। अच्छा जी, मल्टीप्लिकेशन पे आते हैं। सबसे पहले स्केलर मल्टीप्लिकेशन। फॉर एग्जांपल यहाँ बाहर एक नंबर लिखा हुआ है 2, स्केलर मल्टीप्लिकेशन क्या होती है, बेसिकली ये जो इसको के से रिप्रेजेंट करते हैं, के फॉर एग्जांपल समझिए के है जो मल्टीप्लाई हो रहा है, तो बेसिकली क्या होता है, के इज मल्टीप्लाई बाय एवरी एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स, तो ये स्केलर मल्टीप्लिकेशन कहलाती है। अगर कोई नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है किसी मैट्रिक्स से तो वो हर किसी से मल्टीप्लाई होगा, मतलब ये 2 जो है 3 से ही मल्टीप्लाई होगा, 2 -1 से मल्टीप्लाई होगा, 2 5 से भी होगा, और 2 0 से भी होगा। ये बात याद रखिएगा, ये कहलाती है स्केलर मल्टीप्लिकेशन। ये हो गया आंसर हमारा। ठीक है, अब ये तो सिंपल स्केलर मल्टीप्लिकेशन थी, अब आते हैं मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं। इन मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स, नंबर ऑफ रो ऑफ कॉलम ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स, नंबर ऑफ कॉलम ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ रो ऑफ सेकंड मैट्रिक्स। क्या कह रहा है, बड़ा ध्यान, नंबर ऑफ कॉलम, टोटल नंबर ऑफ कॉलम जितने भी हैं पहले मैट्रिक्स के, इक्वल टू नंबर ऑफ रोज ऑफ सेकंड मैट्रिक्स, बराबर होने चाहिए। अब इसका मतलब क्या, इसको एग्जांपल समझाता हूँ मैं आपको। फॉर एग्जांपल एक मैट्रिक्स है मेरे पास 2 3 1 0 1 5, और एक मैट्रिक्स है 2 1 0 1। अब इसका ऑर्डर क्या होगा हमारे पास, इसका ऑर्डर हमारे पास है 2/3, 2 रोज है 3 कॉलम है, इसका है 2/2। अच्छा, मल्टीप्लिकेशन कब पॉसिबल है, ये गौर से समझिएगा।
क्या लिखा हुआ है, नंबर ऑफ कॉलम ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स, तो फर्स्ट मैट्रिक्स के कॉलम कितने हैं 3, नंबर ऑफ रॉ ऑफ सेकंड मैट्रिक्स, इसके रॉ कितने हैं 2, ये दोनों इक्वल होंगे तभी मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, अदरवाइज आप लिख देंगे नॉट पॉसिबल। ये बात याद रखिएगा, ये दोनों इक्वल नहीं आ रहे हैं तो इसका आंसर नॉट पॉसिबल होगा, याद रखें इसको, ठीक है। पहले मैट्रिक्स के कॉलम और दूसरे मैट्रिक्स की रॉ बराबर होना जरूरी है, ठीक है। अच्छा जी, अब एक एग्जांपल देख लेते हैं हम। इसका है 2/2, इसका है 2/1, ये दो रॉ हैं एक कॉलम है। अब आप गौर से देखें तो इसकी कॉलम और इसकी रॉ बराबर है, तो अब मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, ठीक है। ये तो हो गया, ये तो हमें ये बताता है कि पॉसिबल है कि नहीं। अब ये जो बच गए हैं ये क्या बताता है, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है। ये जो 2 है इसका मतलब इसकी रॉ और इसकी कॉलम, ये हमें ये बताते हैं कि जो मल्टीप्लाई करने के बाद आंसर आएगा आपका, दो मैट्रिक्स को आपने मल्टीप्लाई किया, कोई ना कोई आंसर आएगा। जब मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, आप मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई ना कोई आपके पास आंसर आएगा मैट्रिक्स में, तो जो आंसर आएगा उसका ऑर्डर क्या होगा वो ये हमें बताता है, तो उसका ऑर्डर होगा 2/1। ऐसा सवाल आपके पास आते हैं एप्टीट्यूड में, लिखा हुआ होता है आपके पास कि एक मैट्रिक्स ए है जिसका ऑर्डर है 2/2 और सेकंड मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर है 2/1। अब आप ये बताएं कि जो आंसर आएगा उसका ऑर्डर क्या होगा, तो वो इस तरीके से निकाला जाता है। अब मल्टीप्लिकेशन सीख लें, मल्टीप्लिकेशन होती है रॉ टू कॉलम, ठीक है। ये रॉ इस कॉलम से मल्टीप्लाई होगी, 1 1 ज़ा 1 और 2 0 ज़ा 0, मैं भी लिख, और बीच में आता है प्लस का साइन, ये रॉ इस कॉलम से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, ठीक है, तो बीच में आएगा प्लस का साइन। अब ये वाली रॉ इस कॉलम से मल्टीप्लाई हो चुकी है, अब कोई और रॉ, कोई और कॉलम तो है नहीं, तो अब मैं सेकंड रॉ पे चले जाऊंगा। जब मैं नीचे चले गया तो मैं लिखूंगा भी नीचे 1 1 ज़ा 1, बीच में प्लस 5 मल्टीप्लाई बाय 0, तो 5 0 ज़ा 0, तो ये क्या बन जाएगा 1 1 ज़ा 1 और 2 मल्टीप्लाई बाय 0, तो 1 आ जाएगा, प्लस हो गया 1 + 0 और नीचे भी 1 आ गया, तो ये इसका आंसर हो गया। अब इसका ऑर्डर क्या बन रहा है, देखिए 2/1 बन रहा है, और मैंने आपको यही बताया था, ठीक है। एक और मल्टीप्लिकेशन का सवाल देख लेते ताकि थोड़ी सा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए इसके अंदर, क्योंकि फर्स्ट टाइम में बहुत सारे स्टूडेंट समझ नहीं आता, ठीक है, लेकिन आप फर्स्ट डे में ज़रूर अगर अच्छे से पढ़ा है इस चैप्टर को तो आपको इसकी मुश्किल नहीं होगी। अच्छा, मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल आप चेक कर सकते हैं इसके अंदर, मैं सिर्फ एक कॉन्सेप्ट समझाना चाह रहा हूँ मल्टीप्लिकेशन का। ये देखिए, ये हमारे पास पहला कॉलम सेलेक्ट किया हमने, और सॉरी पहला रॉ ऑफ फर्स्ट, तो ये कॉलम पहले ये रॉ इस कॉलम से मल्टीप्लाई होगी, मतलब 2 और 5 3 1 से मल्टीप्लाई होंगे, तो इसको कैसे लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई बाय 3, बीच में प्लस का साइन और 5 मल्टीप्लाई बाय 1। अब ये वाली रॉ जो है इस कॉलम से मल्टीप्लाई हो चुकी है, अब सेकंड कॉलम की बारी है। प्रीवियस सवाल में एक ही कॉलम था इसलिए मैं दूसरे रॉ पे मूव हो गया था। अब 2 मल्टीप्लाई बाय 0, अब थोड़ी जगह छोड़ के हम लिखेंगे क्योंकि हमने कॉलम चेंज कर लिया, 2 मल्टीप्लाई बाय 0 प्लस 5 मल्टीप्लाई बाय 1, ठीक है। अब ये जो रॉ है ये दोनों कॉलम से मल्टीप्लाई हो चुकी है, तो अब आप क्या करेंगे, रॉ को चेंज कर देंगे यहाँ पर। अब वही जो ऊपर स्टेप किया वही करेंगे, ये वाली रॉ पहले पहले कॉलम से मल्टीप्लाई, दूसरे कॉलम से 0 मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस यहाँ है -1 मल्टीप्लाई बाय 1, इधर 0 मल्टीप्लाई बाय 0 प्लस -1 मल्टीप्लाई बाय 1। तो अब इसको सिंपल हम प्लस माइनस कर देंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 2 3 ज़ा 6 5 1 ज़ा 5, तो 6 + 5 11 हो गया, 2 0 0 5 1 ज़ा 5 5 + 0 5 आ गया, ये हो गया हमारे पास -1 और यहाँ भी आ गया -1, तो ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। तो आई होप आपको आज ये सारी चीज़ें क्लियर होंगी। आज की वीडियो को यहीं स्टॉप करते हैं, नेक्स्ट वीडियो के अंदर आगे कंटिन्यू करेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।